नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं गोविंद काबरा ज्ञानदीप फाउंडेशन सेंटर अर्थात डीएफसी परिवार की ओर से आप सभी का मनपूर्वक स्वागत करता हूं। कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई हमारी शुरू है वो तो शुरू रहेगी और हम लोग जीतेंगे ही, इसमें कोई शक नहीं है। स्टे होम स्टे सेफ, ये एक ही ऐसा मंत्र है जो हमको कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने में और जीतने में काफी हेल्प करेगा। और उसके अलावा भाई मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग, यही चीज है जो हमको सीखना है। और इस कोरोना के साथ साथ हमें हमारी जिंदगी की लड़ाइयां भी शुरू रखनी है और हम हर जगह जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ज्ञानदीप फाउंडेशन सेंटर डीएफसी की ओर से हमने आज का एक छोटा सा प्रयास किया है आप सभी के लिए। स्टूडेंट्स, सभी पेरेंट्स को लगता है भाई मेरे बच्चों ने बहुत अच्छा करियर करना चाहिए और स्वाभाविक भी है, क्यों ना हो, हर किसी की ये इच्छा होना काफी स्वाभाविक है, राइट। लेकिन अब जो पैटर्न पे पढ़ाई करने की आवश्यकता है, जहां पर प्रोफेशनल कोर्सेज को एडमिशंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू दिए जाते हैं, यहां तक कि प्राइवेट इंडस्ट्री में भी नौकरी देने के पहले एप्टीट्यूड टेस्ट लिए जाती है। अच्छे अच्छे कंपनीज में, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में हमको एडमिशन चाहिए, प्रशासकीय सेवा में हमको जॉब चाहिए, हर जगह हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना ही पड़ती है। ऐसे स्थिति में हमारा सेल्फ स्टडी का पैटर्न क्या होना चाहिए, राइट, और वो भी हमारा बचपन नहीं छीनते हुए। हमारे डीएफसी का एक मोटो है, बच्चों का बचपन नहीं छीनते हुए हम उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा के लिए सक्षम बनाएंगे। और एट द सेम टाइम हाउ एग्जामिनेशंस कैन बी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड नॉट द स्ट्रेस, इन सभी बातों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। और पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, एक बात और आप ध्यान रखिए, आज के सेमिनार के अंत में मैं एक पॉइंट पर एक 5 से 7 मिनट बात करूंगा, एफिशिएंट वर्किंग या एफिशिएंट स्टडी, मतलब जो भी कुछ हम करें वो कितना एफिशिएंटली और हो सकता है, इस पॉइंट पे हम बात करेंगे। और वो पॉइंट हर किसी के काम का है। आप जिंदगी में जिस किसी प्रोफेशन में हो, आप भले ही जॉब कर रहे हो, आप भले ही फैमिली बिजनेस रन कर रहे हो, आप एंटरप्रेन्योर हो, जिस किसी प्रोफेशन में हो, हर जगह पर आपको वो पॉइंट काम आएगा। और वो लास्ट के 10 मिनट्स में वो पॉइंट कवर करेंगे, बिकॉज इट इज कॉमन टू ऑल। चलो अब हम हमारे आज के प्रमुख पॉइंट के ऊपर आते हैं। और इस प्रमुख पॉइंट के ऊपर आते समय सबसे पहले वी शुड नो द प्रेजेंट सिचुएशन। मैंने लास्ट 32 इयर्स में जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, more than 90% parents, they are more concerned about the marks जो बच्चों को मिल रहे हैं, भले ही फिर वो 10th बोर्ड के एग्जाम के हो, 12th बोर्ड के हो, चाहे स्कूल में इवन 6, 7, 8, 9 के पेरेंट्स हो, ये बहुत कंसर्न है मार्क्स को लेकर। तो सबसे पहले है ना, हम मार्क्स को लेकर एक प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, इसके संबंधित कुछ फैक्ट्स है जो मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। देखिए पेरेंट्स, मार्च 2019 में लास्ट 10 सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम जिसके रिजल्ट्स आए वाले हैं, मार्च 2020 के रिजल्ट्स तो आने हैं अभी हमारे, ये उसके रिजल्ट का स्टैटिस्टिक जो एनसीईआरटी ने पब्लिश किया है 7 मई 2019, आप देश के सभी प्रमुख अखबारों में देख लीजिए या गूगल सर्च कीजिए, ये स्टैटिस्टिक्स आपको मिलेगा। 10 सीबीएसई बोर्ड में हमारे इंडिया में 2,25,000 2,25,000 students, they scored more than 90% marks. 57,256 students, they scored more than 95% marks. ये मैं बात सिर्फ सीबीएसई की कर रहा हूं। सीबीएसई के स्टैटिस्टिक्स जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए, एनसीईआरटी ने जो पब्लिश हुए, वो मैंने आपके सामने रखे हैं। अगर आप सारे राज्य के जो स्टेट बोर्ड्स हैं
उनके अगर रिजल्ट्स को कंपाइल करते हो, आईसीएसई और बाकी बोर्ड्स के रिजल्ट को देखते हो, तो हमारे देश में कम से कम 5 लाख स्टूडेंट्स है जिनको 90% से ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, जिनको 90% से ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं। देखिए पेरेंट्स, एक बात तो पॉजिटिव मुझे इसमें से मैसेज क्या मिल रहा है कि लाखों लोग 10th के अंदर काफी मेहनत कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि देखो मेहनत किए बिना 90-95% मार्क्स तो आ ही नहीं सकते। गलत तरीके से फेल होने वाला पास हो सकता, बट अब वो भी बहुत रेयर हो गया है, नहीं के बराबर है, नहीं ये समझ लेंगे हम लोग। तो ये जो बच्चे हैं, जो 5-5 लाख स्टूडेंट्स है जिनको 90% के ऊपर मार्क्स मिल रहे हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है, इतने सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। बट हमारा प्रॉब्लम क्या है, ये जो 5-5 लाख स्टूडेंट्स है जिनको 90% के ऊपर मार्क्स मिले हैं, इनमें से बड़े मुश्किल से 10 से 15% स्टूडेंट्स है जो या तो 12वीं के बाद के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या ग्रेजुएशन के बाद के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस मिला रहे। पेरेंट्स, आपके बच्चों को करियर चाहे साइंस साइड में करना हो या कॉमर्स साइड में करना हो या आर्ट्स के साइड में करना हो, मैंने शुरू में ही बताया आपको, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सामना इनको करना ही पड़ेगा। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये परसेंटेज जो है, इनको सफल होने वालों का जो परसेंटेज है, ये हाई रैंकर्स, हाई मार्क्स अचीवर्स की बात कर रहा हूं मैं, वो भी बड़े मुश्किल से 10 से 15% है। तो अब ऐसा क्यों है? ऐसा क्या प्रॉब्लम है? क्या 2 साल में 10th के बाद 2 साल में इनका क्या मेरिट खत्म हो जाता है? इनका क्या मेरिट खत्म हो जाता है? एब्सोल्युटली नहीं, बच्चे मेरिटोरियस ही है। बट फिर क्या रीजन है कि ये स्टूडेंट्स वहां कॉम्पिटिटिव एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर सक रहे? डीएफसी की संचालिका शीतल काबरा मैम की लीडरशिप में जो हमारी 88 लोगों की टीम आज काम कर रही है पूरे मराठवाड़ा के स्टूडेंट्स के लिए, और अब आने वाले समय में पूरे महाराष्ट्र, पूरे इंडिया एंड अक्रॉस द ग्लोब हम काम करेंगे। ऐसे स्थिति में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी स्टडी है, वो स्टडी के हिसाब से जो 2 मेन रीजंस हमको सामने दिखाई देते हैं, उसमें का पहला रीजन है वास्ट डिफरेंस इन सिलेबस ऑफ स्कूल एंड कॉलेज लेवल। स्कूल लेवल पर जितनी पढ़ाई ये बच्चे कर रहे हैं और कॉलेज लेवल पर इनको जितनी पढ़ाई करना है, उसके सिलेबस में जमीन आसमान का फर्क है। वो फर्क कैसा है मैं आगे आपको बताऊंगा। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस इन द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। स्कूल या बोर्ड एग्जाम का पैटर्न और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पैटर्न, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये हमको आज समझने की आवश्यकता है, ये हमको आज समझने की आवश्यकता है, और मैं वो आपको सारी बातें बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग इस बात को समझ ले कि प्रेजेंट सिचुएशन में हमारे प्रॉब्लम्स क्या है, उनके रीजंस क्या है, बराबर है। तो पहला प्रॉब्लम मैंने शेयर किया, लाखों स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में अच्छे परफॉर्म करते हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स उसमें के कॉम्पिटिटिव में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते या बहुत कम परफॉर्म कर पाते हैं। अब दूसरा और एक सोशल प्रॉब्लम जो इस शिक्षण व्यवस्था से जुड़े वाला है, जो इस शिक्षण व्यवस्था से जुड़े वाला जो हमारा सेकंड प्रॉब्लम है, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, यस वी कॉल देम एजुकेटेड, बट दे आर नॉट एम्प्लॉयबल। 2016 का एक सर्वे है, इंस्पायरिंग माइंड दिल्ली नाम की एक संस्था है, गूगल पर ये सर्वे के रिजल्ट्स अवेलेबल है। इन्होंने एक बहुत बड़ा सर्वे किया 2016 में। हमारे देश में लगभग हर साल 30 to 35 लाख स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग की डिग्री लेते हैं। कुछ लोग एमबीए करते हैं, कुछ लोग काम में आ जाते हैं, कुछ लोग एमबीए करके आते हैं, कुछ लोग डायरेक्टली काम करने आ जाते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स का एक सर्वे हुआ, राइट। और सर्वे 2-5-10 हजार बच्चों का नहीं हुआ, 1.5 लाख लोगों का सर्वे हुआ। पेरेंट्स, मुझे आपको बताते हुए आपको भी आश्चर्य होगा कि सर्वे का जो नतीजा आया है, ओनली 7% पीपल आर एम्प्लॉयबल, बराबर है, मतलब नौकरी देने के लायक है या
खुद का बिजनेस करने के काबिल है, ये सर्वे बोलता है, बराबर है, जो 1.5 लाख लोगों का सर्वे हुआ है, छोटे लोगों का नहीं है। तो अब ऐसा क्या है कि वाई दिस पीपल आर नॉट एबल टू वर्क और वाई दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू वर्क, इस बात का भी स्टडी किया गया, इस बात की भी स्टडी की गई कि भाई उसके भी 2 प्रमुख रीजन, जो बड़े बड़े लोगों ने, जो साइंटिस्ट लोगों ने, या जो जॉब देने वाले लोग हैं, जो एम्प्लॉयबिलिटी को क्रिएट करने में हेल्प किया है, उन लोगों से जब चर्चा की गई तो 2 रीजन ध्यान में आए। एक, सबसे पहले उनका कहना है कि दे हैव नॉलेज बट दे आर अनेबल टू यूज इट इन अ प्रॉपर, दे आर अनेबल टू यू प्रॉपरली अप्लाई इट। और दूसरा, सॉफ्ट स्किल्स की कमतरता, सॉफ्ट स्किल की कमतरता। अब इस बात को कितने लोग स्वीकार करेंगे, इस बात को कितने लोग स्वीकार करेंगे, राइट? मैं चलो अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ये हमको भरोसा नहीं आता है। क्यों भरोसा नहीं आता है? एक स्टूडेंट पहले प्री स्कूल 4 साल, फिर फर्स्ट से लेकर 10th और 10 साल, 10 और 4 14, 11 12 2 साल 16, ग्रेजुएशन 4 साल 20, एमबीए किया और 2 साल 22। तो मोटा मोटी तौर पर आप किसी भी स्ट्रीम की बात करें, मैं सिर्फ इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सभी सेगमेंट में बात कर रहा हूं, एक स्टूडेंट 20 से 22 साल स्कूल कॉलेज कोचिंग क्लासेस जाता है एजुकेशन के लिए, पढ़ाई करने के लिए, और वो 20-22 साल के बाद अगर हम उस स्टूडेंट को बोलते हैं कि आप एम्प्लॉयबल नहीं है, आप में कुछ और कमियां हैं जिसको आपको इंप्रूव करने की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं हमको फिर से हमारी शिक्षण व्यवस्था पर सोचने की आवश्यकता है। शिक्षण व्यवस्था अपनी जगह बहुत अच्छी है, बराबर है, लेकिन हम स्टूडेंट्स और हम पेरेंट्स को इस पर एक बार सोचने की आवश्यकता है। इतनी बड़ी बात सर्वे के रिजल्ट्स के बाद में जो बताई गई कि वी डोंट हैव हैबिट टू यूज द नॉलेज, चलो इसको लेकर हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक सवाल है, चलो मेरा आपसे एक सवाल है मेरा आपसे कि आप में से कितने लोग रोज एक्सरसाइज करते हैं या मॉर्निंग वॉक या योगा प्राणायाम करते हैं? कितने लोग करते हैं आप में से, बताइए मुझे। मैं जानता हूं ये हमारा लाइव वेबिनार है, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग को छोड़कर जो प्रोग्राम्स होते हैं वहां पर तो मैं हमेशा सबको अपील करता हूं, चलो हाथ ऊपर कीजिए, मेरा अपना अनुभव ऐसा है। फिर भी आप मन ही मन में कीजिए, मैं जवाब आपके मन तक छूने की कोशिश करूंगा, राइट? आप हमको मैसेज भी कर सकते हैं कि आप में से कितने लोग करते हैं कि रोज एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम। मैंने जितने भी लाइव प्रोग्राम्स लिए पिछले 2 साल में, मोर देन 300 मेरे लाइव प्रोग्राम्स हुए, मतलब ऑफकोर्स सोशल मीडिया पर नहीं, लाइव, राइट, ऑडिटोरियम में या ग्राउंड के ऊपर। तो हर जगह मुझे यही ध्यान में आया, जितने भी ऑडियंसेस थे, 2000, 3000, 5000, बड़े मुश्किल से 5 से 10% लोग मिलते हैं जो एक्सरसाइज करते हैं रोज या अपने हेल्थ केयर पर काम करते हैं। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, हम लोगों ने तो ये 2nd और 3rd में सीखा है ना, डूइंग एक्सरसाइज इज अ गुड हैबिट। अभी तो प्री स्कूल में पढ़ाया जाता है कि एक्सरसाइज करने से इंसान फिजिकली मेंटली फिट होता है। हम अगर फिजिकली मेंटली फिट है तो हम खुश रह सकते हैं, और हम खुश रहेंगे तो हमारी कार्य क्षमता भी अच्छी रहेगी, कार्य क्षमता अच्छी रहेगी तो हमारा आउटपुट अच्छा रहेगा, घर में खुशियां रहेंगी। हम आज खुशियां ढूंढने के लिए क्या क्या नहीं करते, हम आज खुशियां ढूंढने के लिए क्या क्या नहीं करते? हाँ, करते हैं ना, सब बहुत काम करते हैं ना हम लोग, लेकिन खुशियां ढूंढने की आपके लिए बहुत काम करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहला काम अगर आपको और मुझे कुछ करना है तो वी शुड वर्क फॉर फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस। पेरेंट्स, कंपटीशन चाहे एग्जाम की हो, कंपटीशन चाहे जिंदगी जीने की हो, कंपटीशन चाहे कोरोना से लड़ने की हो, सबसे पहली बेसिक रिक्वायरमेंट है फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस। तो अगर आज के इस प्रोग्राम से अगर घर पे आप कुछ ले जाना चाहते हो, टेक होम मैसेजेस की जब बात होती है, तो पहला मैसेज मैं आपको यही देना चाहूंगा कि आप सभी ने
फिजिकल और मेंटल फिटनेस के लिए। दुनिया इधर की उधर हो जाओ, एक हम चाहे 10th में रहो, चाहे 12th में रहो, चाहे कितने भी बिजी प्रोफेशन में रहिए, 1 घंटा 45 मिनट्स टू 1 आवर एवरीडे बेसिस पर हमने उस पर ध्यान देना चाहिए। एनीवे, कमिंग बैक टू आवर मेन सब्जेक्ट, मैं ऐसे कई एग्जांपल्स दे सकता हूं आपको कि हमारे पास नॉलेज है लेकिन उस नॉलेज को यूज करने की हमको आदत नहीं है। उसी पॉइंट को लेकर मैं आप सभी लोगों से आज एक रिक्वेस्ट करूंगा। देयर इज अ नीड टू रीडिफाइन द पर्पस ऑफ एजुकेशन। बराबर है, पर्पस ऑफ एजुकेशन। आज जब मैं हजारों पेरेंट्स और बच्चों से बात करता हूं, वो आकर मार्क्स की बात करते हैं या बस लाइफ में स्टेबिलिटी की बात करते हैं, मतलब अच्छा करियर। स्टेबिलिटी का मकसद उनका यह होता है कि भाई अच्छे पैसे की नौकरी मिल जाए या अच्छे कमाई करने वाला प्रोफेशन मिल जाए तो स्टेबिलिटी आ जाती है, बस यही बात करते हैं, मार्क्स की बात करते हैं। बट आप अगर मेरे साथ है, मैं एक हमारा जो टीम डीएफसी ने जो एक पर्पस को डिफाइन करने की कोशिश की है, वो पर्पस ये है, वी विल acquire the knowledge and use it to strengthen ourselves, our family, our society and our nation। हम ज्ञान को प्राप्त करेंगे और उसको यूज करेंगे। काय के लिए यूज करेंगे? खुद को सुदृढ़ बनाने में, परिवार को, समाज को और देश को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए हम लोग इस ज्ञान को यूज करेंगे। दिस शुड बी द बेसिक पर्पस ऑफ एजुकेशन फॉर ईच एंड एवरीवन। चाहे हमको वो नॉलेज स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लास से मिले, किताबों से मिले, फेसबुक, व्हाट्सएप से मिले, सोशल मीडिया पर तो इतना नॉलेज अवेलेबल है, भंडार है भंडार। लेकिन फिर भी हम लोग खुशी के लिए और कुछ अलग ही काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको उस नॉलेज को यूज करने की आदत नहीं है। यहां जितने भी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स और टीचर्स जो बैठे हैं आज की इस फेसबुक लाइव प्रोग्राम को सुनने के लिए, मैं सभी से अनुरोध करूंगा, आज हम लोग एक कसम खा लेते हैं कि हम उन्हीं मैसेजेस को फॉरवर्ड करेंगे, राइट, कि जिनको हम प्रैक्टिकली यूज कर सक रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप पहले जो भी बहुत अच्छा मैसेज आपके पास आता है, 8 दिन, 15 दिन, 1 महीना, डे टू डे लाइफ के अंदर यूज करने की कोशिश करें। और अगर आप कर लिए तो बिल्कुल फॉरवर्ड करो, तो लोगों को भी ध्यान में आएगा कि भाई इन्होंने भेजा है, मतलब ये तो रोज यूज करते हैं उसको और फिर अपने को भेज रहे हैं, तो अपन भी यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक एजुकेशनल रिवॉल्यूशन हो सकता है नॉलेज को यूज करने की। नॉलेज कहीं से भी मिला सकते हैं हम लोग आज। ये ग्लोबलाइजेशन के जमाने में, ये इंटरनेट के जमाने में आज नॉलेज के बहुत अच्छे अच्छे स्रोत तैयार हो गए हैं और हमने उनको यूज करना ही चाहिए। ज्ञानदीप फाउंडेशन सेंटर आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात नहीं करेंगे, हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। बराबर है? वी हैव ऑलवेज बिलीव्ड दैट बी द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन एंड नॉट द प्रॉब्लम। मैंने शुरुआत में जो 2 प्रॉब्लम्स की चर्चा की आप लोगों के साथ में, बच्चों के वीक फाउंडेशन की, बच्चों के एग्जाम पैटर्न के डिफरेंस के वजह से आने वाला वीक फाउंडेशन, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज की बात की, जो मैंने प्रॉब्लम्स आपके सामने रखे, ये प्रॉब्लम्स की स्टडी कर वी कंक्लूड कि हमारी जो अब रिक्वायरमेंट्स है, मैं मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहा हूं, मैं बच्चों के एकेडमिक्स को सामने रख रहा हूं, मैं बच्चों के लाइफ को मेरे सामने रख रहा हूं। 32 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस में आई एम ऑलरेडी इन अ फेज जहां मैं तीसरी जनरेशन को पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। अभी ऑलरेडी मैंने 2 जनरेशन को पढ़ा दिया है। तो जो हमारे पूरे टीम डीएफसी का 88 लोगों का अनुभव है, संचालिका शीतल काबरा मैम की लीडरशिप में पूरे हम लोग जो 88 लोग काम कर रहे हैं, सो we have concluded certain things. We need to develop habit of applying knowledge, number 1. Number 2, we have to reschedule our day.
to find time for sports, I mean fitness and sports, to find time for hobbies and social activities along with self study. Academics में अगर आपको excel करना है तो there is no choice for self study, right? In all, we need to develop habits and skill which will help us to achieve success not only in examination but also in life. और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है. अब इसके आगे के पार्ट में मैं थोड़ा सा ज्ञानदीप फाउंडेशन सेंटर ने इसके लिए क्या किया मैं वो बताने जा रहा हूं. मैं जानता हूं हर स्टूडेंट चाहे तो डीएफसी को अब ज्वाइन कर सकता है, बट कुछ लोग ऐसे हैं किसी का कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की वजह से ज्वाइन नहीं भी कर सके, तो एटलीस्ट आप हमारे पैटर्न को समझ के लीजिए हम किस पैटर्न पर काम कर रहे हैं. 2003 में हमने 11th और 12th का डिवीजन शुरू किया था. तब कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब आईआईटी, एआईपीएमटी और सीईटी जस्ट शुरू हो गई थी. यूपीएससी एमपीएससी की बात होती थी. तब ऐसा नहीं था कि लगभग सारे ही प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए एडमिशन सीईटी थ्रू जा रहे हैं. तो हमने पहले 11-12 से शुरू किया. 11-12 के अंदर काम करते समय ऐसा ध्यान में आया हम लोगों के कि हम चाहे कितने भी एफर्ट्स ले लें, बच्चों का अगर बेस कमजोर है, उनका फाउंडेशन अगर वीक है, तो हम बहुत मेहनत करने के बावजूद भी बच्चों को उतना हेल्प नहीं कर पाएंगे जितना अगर उनका बेस स्ट्रांग हो तो. फिर हमने देश के अन्य भागों में भी पढ़ाई की, मालूमात लिया, तो हमको पता चला ऐसे हमारे देश में कई राज्य हैं जहां पर स्टूडेंट्स 4th और 5th से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रैक्टिस कर लेते हैं और वो अपने आप को सिर्फ स्कूल एग्जाम्स तक या स्कूल के सिलेबस तक सीमित नहीं रखते हैं. वो नॉलेज की भूख अपने आप में बढ़ाना चाहते हैं. ऐसा हमने हमारे देश के अन्य राज्यों में कई जगह पर पाया और वो सबकी स्टडी कर 2006 में ये फाउंडेशन सेंटर की अलग से हमने स्थापना की, जहां पर स्कूल लेवल के ऊपर हम लोगों ने एक हमारा खुद का करियर फाउंडेशन कोर्स डिजाइन किया. और करियर फाउंडेशन कोर्स जो हमने डिजाइन किया, वो डिजाइन करते समय हमने हमारा जो लक्ष्य रखा, मैं आपको बता दूं, हमारा पहला लक्ष्य है कि बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पैटर्न पर पढ़ाई करने की आदत लगना चाहिए. ऑफ कोर्स वहां पर उनको सक्सेस मिलाने की आदत लगना चाहिए, नंबर 1. और वो हम इस तरीके से काम करेंगे कि उनको स्कूल एग्जाम हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो, उसके लिए अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए. हाँ, ऑफ कोर्स जब मार्क्स की बात आती है तो जिस पैटर्न की आप एग्जाम देने वाले हो उस पैटर्न पर प्रैक्टिस करना आवश्यक है. आपका टारगेट अगर स्कूल एग्जाम के मार्क्स है तो स्कूल एग्जाम के पैटर्न पर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी. आपका टारगेट अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मार्क्स है तो आपको उस पैटर्न पर प्रैक्टिस करना पड़ेगी. लेकिन हमने हमारा पहला लक्ष्य क्या रखा? नॉलेज, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस करना चाहिए हम लोगों ने. हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर इस तरीके से करेंगे कि वहां पर बच्चों को अलग से पढ़ाई करना नहीं पड़ना स्कूल एग्जाम के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, प्रैक्टिस भले कर सके. और वो हम इस तरीके से करेंगे कि बच्चों को सफिशिएंट टाइम मिलेगा हैबिट्स अच्छे से डेवलप करने के लिए. और ये सब हमारा पॉसिबल है करियर फाउंडेशन कोर्स के माध्यम से. बराबर है? करियर फाउंडेशन कोर्स का अगर आप ध्यान से देखा होगा आपने, तो हमने पैटर्न, हमने शेड्यूलिंग ऐसा किया है कि जहां पर स्टूडेंट्स हमारे सिर्फ हफ्ते में 2 दिन फॉर 3 आवर्स या 3 दिन फॉर 2 आवर्स हमारे पास आएंगे. बराबर है? और बचा हुआ पूरा टाइम 4 से 5 दिन 1.5 से 2 घंटा सेल्फ स्टडी करेंगे और 1.5 से 2 घंटा कम से कम फिजिकल एक्टिविटी, फिटनेस के लिए काम करेंगे, हॉबीज के लिए काम करेंगे, एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए काम करेंगे. जब हमने सबसे पहली बार 2006 में ये चीज लॉन्च की थी तो सबने कहा ये कैसे पॉसिबल है.
सिर्फ स्कूल का सिलेबस पढ़ने के लिए आज स्टूडेंट्स 7-7 दिन क्लासेस करते हैं। एक ट्रेंड था कि एग्जाम के पहले दिन तो 4-4 घंटे और क्लास लेंगे हम लोग, एक ट्रेंड था सोसाइटी में। उस वक्त सबने कहा था ये इनका प्रोग्राम फेल होने वाला है, ऐसा हो नहीं सकता है, ये पागलों की तरह कुछ भी सोचते हैं करते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, 2006 से लेकर 2020 तक के आज तक का, अभी 4 दिन पहले होमी भाभा यंग साइंटिस्ट अवार्ड एग्जाम का फाइनल स्टेज का रिजल्ट आया और हमारे 8 स्टूडेंट्स को यंग साइंटिस्ट अवार्ड के सम्मानित किया गया इस अवार्ड के साथ। उसमें भी 2 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल मिला और बाकी स्टूडेंट को सिल्वर और ब्रॉन्ज। खैर ये तो मैंने लेटेस्ट की बात की। तो आप अगर 2006 से 2020 तक के स्कूल लेवल के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, चाहे होमी भाभा यंग साइंटिस्ट अवार्ड रही है, एमटीएससी रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नेशनल अवार्ड वाला एनटीएससी रही है, या 10th बोर्ड एग्जाम की बात करें, 12th बोर्ड की बात करें, इवन अब यहां तक कि 11th 12th में केवीपीवाई नीट आईआईटी की बात करो, तो आपको हमारे रिजल्ट से ध्यान में आएगा कि हमारे इस पैटर्न को एक सक्सेसफुल पैटर्न बोलकर ही आज पूरा औरंगाबाद जालना डिस्ट्रिक्ट का पूरा समाज, और समर वैकेशन में हमारे पास हमेशा बॉम्बे, पूना, नागपुर, यवतमाल से कई जगह से जो स्टूडेंट्स जुड़े, उनका फीडबैक इतना पॉजिटिव रहा, तो आज हम कॉन्फिडेंटली और आगे बढ़ सकते हैं। आज के डेट में डीएफसी जालना, औरंगाबाद, अंबड़, परतूर, ये 4 शहरों में हमारी 8 ब्रांचेस है, 3000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। और अभी 1 महीने पहले इस कोरोना वाली परिस्थिति में हमको अपने स्टूडेंट्स और समाज को एक मैसेज देना था कि विपरीत परिस्थिति को हमने हमेशा अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने की आदत लगाना चाहिए। आज से 2 महीने 2.5 महीने पहले हमारी भी ये स्थिति थी। हमारी, अगर हमको कोई बोलता था कि आप ऑनलाइन लीजिए, हम लोग भी हमारे विचारों से ऐसे जुड़े हुए थे कि नहीं, ये ऑनलाइन में कैसा अच्छा काम नहीं होता, कैसे पॉसिबल है। ऑफ कोर्स हम हमेशा बोलते हैं कि जैसी सोच वैसे आप बनते हो। विपरीत परिस्थिति में सही हमने हमारे कोशिश की डिजिटल तरीके से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ने के लिए। और मुझे आप सभी को बताते हुए बहुत खुशी है कि 1700 स्टूडेंट 6 से लेके 11 तक हमको जुड़ गए, और उन्हीं का जो फीडबैक था, हम जिस तरीके से बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे, ऑनलाइन नाम के नीचे कई तरीके पढ़ाने के, लेकिन हमने जो वीडियो और स्क्रीन शेयरिंग मोड का हमने जो कॉम्बिनेशन किया, तो हमारे कई पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का मोर देन 80% लोगों का फीडबैक ये है कि हमको ऐसा लगता है सर अपने बाजू में बैठकर नोटबुक पर लिखकर सिखा रहे, हमको इतने पर्सनलाइज टीचिंग का फीडबैक दिया है। उससे हमारा और कॉन्फिडेंस बढ़ा, और हमने सोचा कि चलो अपना अनुभव पूरे इंडिया और पूरे सभी देशों के विद्यार्थी और पालकों से, जिन्हें हिंदी और इंग्लिश समझती है, उनके साथ शेयर किया जाए। मैं जानता हूं कि आज हमारे इस फेसबुक लाइव प्रोग्राम में पूरे इंडिया से स्टूडेंट जुड़े वाले, पेरेंट्स जुड़े वाले हैं, अरब कंट्रीज से जुड़े वाले हैं, दुबई से कुछ लोग जुड़े वाले हैं, और बाकी भी कई कंट्रीज से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जुड़े वाले हैं। आप सभी का मैं और एक बार ज्ञानदीप फाउंडेशन सेंटर की ओर से स्वागत करता हूं। तो मैं बात कर रहा था हमारे करियर फाउंडेशन कोर्स की, उस कोर्स की थोड़ी इंफॉर्मेशन देता हूं। इंफॉर्मेशन देने के पीछे जो हमारा मकसद है, वो मकसद ये है कि एटलीस्ट आप इस पैटर्न पर पढ़ाई करो। अगर जुड़ सकते हो डीएफसी के साथ, जुड़ जाओ, हम बच्चों के पूरे करियर की जिम्मेदारी ले लेंगे आपके। किसी कारण से नहीं जुड़ सकते तो एटलीस्ट ये जो पैटर्न हम बता रहे हैं आपको, ये प्रूव्ड पैटर्न है, उस पर हम आपको बताएंगे। हमने जो सिलेबस डिजाइन किया, बाय डिफॉल्ट स्टेट बोर्ड और सीबीएसई, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, स्टेट बोर्ड सीबीएसई पूरे कंट्री के लिए एप्लीकेबल है। उसका 100% सिलेबस हमारे इस करिकुलम में कवर होता है। एनसीईआरटी का 100% कवर होता है, स्टेट बोर्ड का 100% होता है। ऑफ कोर्स मैथ्स और साइंस का बराबर है। ये 2 सब्जेक्ट पर हमने इनिशियल लेवल पर फोकस किया, और तीसरा सब्जेक्ट है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, उसके बारे में आगे बताऊंगा मैं आपको। साथ में हम कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस पढ़ाते हैं। कई पेरेंट्स को शुरू में लगता था एक्स्ट्रा मींस बच्चों पर बर्डन। एब्सोल्युटली नहीं पेरेंट्स, बर्डन कब आता है मैं आपको बताता हूं। बच्चों को अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है
और आप उनको वो पढ़ने के लिए कहते हैं एग्जाम्स में मार्क्स लाने के लिए, तो डेफिनेटली बर्डन आएगा, टेंशन आएगा, स्टूडेंट्स रट्टा मारेंगे, रट्टा मारे वाली चीज जल्दी भूल जाते, फिर वापस रट्टा मारेंगे, ये एक बर्डन की साइकिल है। लेकिन जब हमारा थीम ही कॉन्सेप्ट क्लियरेंस का है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सबसे पॉजिटिव पार्ट अगर कोई है तो दिस एग्जाम्स आर बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट क्लियरेंस। रट्टा मारने वालों को बोर्ड एग्जाम में 90, 95, 100% मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस नहीं मिल सकता है। तो ये एक्स्ट्रा को डरो मत। और ऐसे भी ये एक्स्ट्रा क्या है, या तो जो पहले का आंध्रा बोर्ड का सिलेबस था, अभी आंध्रा बोर्ड भी मेरे ख्याल से एनसीईआरटी फॉलो कर रहा है, आईसीएसई का जो आज का सिलेबस है, और हम तो सभी का सिलेबस लर्न करते हैं, आईबी हो, जो सीआईई हो, सभी का स्टडी करते रहते हैं। और उसी एज के बच्चे अगर वो सिलेबस पढ़ सकते हैं तो हमारे इंडिया का हर स्टूडेंट पढ़ सकता है। तो हमने, चूंकि हमारा 11th 12th का भी डिवीजन है और ऑलमोस्ट 32 ईयर्स से मैं 11th 12th पढ़ा रहा हूं, तो हमने क्या किया, उसको संबंधित जो बेस देने वाले एक्स्ट्रा टॉपिक्स है वो हमने हमारे सिलेबस का पार्ट बनाया। फिर भी कई पेरेंट्स को लगता है एक्स्ट्रा क्यों, तो एक्स्ट्रा क्यों का आंसर मैं आपको दे रहा हूं। प्लीज इस पीपीटी को, इस स्लाइड को आप अच्छी तरह से देखिए, राइट। और इसको आप आज के वेबिनार के बाद गूगल सर्च करके आप इसका प्रूफ भी देख सकते हो, बराबर है। आज आईआईटी हो, नीट हो, या और कोई भी एग्जाम हो 11th और 12th के साइंस के सिलेबस पर बेस्ड, आपको 11th प्लस 12th की पढ़ाई पूरी करना पड़ेगी 2 साल लगभग। अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूं फिजिक्स का, फॉर एग्जांपल लगभग 33 से 34 चैप्टर्स आपको पढ़ाई करना होते हैं 11th 12th में। नॉर्मली एज अ पेरेंट मैं भी क्या सोचता था कि भाई 11th 12th का बेस 9th और 10th में अच्छे से हो जाता है। पेरेंट्स 9th की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक निकाल के देखिए, 9th में फिजिक्स में 5 चैप्टर्स है, 10th में 4 चैप्टर्स है, मतलब ऊपर 11th 12th में 2 साल में मुझे फिजिक्स के 34 चैप्टर्स पढ़ना है। और 9th 10th अगर मैं सिर्फ स्कूल के सिलेबस को फोकस करता हूं तो मुझे सिर्फ 9 चैप्टर्स पढ़ने को मिल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको यहां पर कोई एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता है, राइट। आप देखिए 34 का बेस ये 9 में बन सकता है क्या, राइट और लेफ्ट से पूरी हमारी जो बिल्डिंग है वीक फाउंडेशन के वजह से लपक जाएगी, बराबर है। यही चीज हमारे सामने आई और हमने क्या किया पेरेंट्स, हमने हमारा जो करियर फाउंडेशन कोर्स में मैंने जो एक्स्ट्रा सिलेबस की बात की, बच्चों पे बर्डन नहीं आने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा 7th में, थोड़ा एक्स्ट्रा 8th में, थोड़ा एक्स्ट्रा 9th में, थोड़ा एक्स्ट्रा 10th में, 6th में उनका इंटरेस्ट डेवलप हो, 5th में उनका इंटरेस्ट डेवलप हो हैबिट्स के एंगल से, तो 5th से लेके 10th तक के हमारे पास हर स्टैंडर्ड में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं हम लोग। थोड़ा थोड़ा करके वो बेस अच्छे से डेवलप हो जाता है। और इसीलिए हमने हमारे कोर्स का नाम भी क्या रखा, करियर फाउंडेशन कोर्स, बराबर है। तो सिलेबस मैंने जो सबसे पहला आपके सामने पॉइंट रखा था कि 5-5 लाख लोग बोर्ड एग्जाम में 90% के ऊपर मार्क्स ले रहे हैं और उसमें से 50,000 1 लाख स्टूडेंट्स बड़े मुश्किल से सक्सीड हो रहे आगे। उसके रीजंस बताए थे, पहला रीजन बताया था वीक फाउंडेशन, सिलेबस वाइज वास्ट डिफरेंस इन द सिलेबस, राइट। अब आते हम दूसरे रीजन को समझने के लिए, दूसरे रीजन को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, राइट। दूसरे रीजन को समझने के लिए जो पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, राइट, वो पॉइंट आप ध्यान से समझ के ले कि जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें मेजर क्वेश्चंस दे आर एप्लीकेशन ओरिएंटेड। ऑफ कोर्स मैं कौन सी एग्जाम्स की बात कर रहा हूं, जो रेप्यूटेड एग्जाम्स है, या तो आईआईटी, नीट, सीईटी जो गवर्नमेंट की एग्जाम्स है, या एनटीएससी जो गवर्नमेंट की एग्जाम है, या फिर जो मोस्ट पॉपुलर स्कूल लेवल पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, होमी भाभा यंग साइंटिस्ट अवार्ड एग्जाम, एमटीएससी, राइट, ये ऐसी जो एग्जाम्स है, ये सभी एग्जाम्स का बेस है। इसमें आपको लगभग 70% क्वेश्चंस जो मिलेंगे ये मिलेंगे काइक
एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं लेकिन उनका प्रमाण बहुत कम होता है। तो उसी चीज का हम लोग फायदा उठाना चाहते हैं कि हम चाहते हैं हमारे हर स्टूडेंट ने 5वीं से लेकर तो 10वीं तक हर स्टैंडर्ड के जो पॉपुलर एग्जाम्स है, जो अच्छे ऑथेंटिक एग्जाम्स है, वो सारे एग्जाम्स देना चाहिए। पेरेंट्स, मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि मैं अंत में एक स्लाइड पर डीएफसी का एक हेल्पलाइन नंबर बताऊंगा। मैं आपको हमारा मेल आईडी हम आपको बताएंगे। उस मेल आईडी पर या हेल्पलाइन नंबर पर आप आपके बच्चों का डिटेल्स अगर भेज देते हैं तो हम टाइम टू टाइम, ये क्योंकि मैं सभी एग्जाम्स के डिटेल में यहां बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपका बच्चा जिस स्टैंडर्ड में है, जिस स्टैंडर्ड की वो एग्जाम देना चाहिए, तो उस स्टैंडर्ड को अप्लीकेबल सारी इंफॉर्मेशन हम आपको मेल के थ्रू दे देंगे या व्हाट्सएप पर दे देंगे। ऑफ कोर्स उसके लिए आपको आपके डिटेल्स हमको देने होंगे। तो अभी इन एग्जाम्स के बारे में मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये एग्जाम्स क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, आपके राइट साइड में जो एग्जाम्स है ना, आईआईटी जेडब्ल्यू, अब एआईपीएमटी रहा नहीं, उसका नाम नीट हो गया। एमएसटी सीईटी अभी भी महाराष्ट्र में है। आपको एमबीए करना है तो कैट देना है या एमबीए की सीईटी देना है। प्रशासकीय सेवा में नौकरी करना है तो स्टेट की अगर है तो एमपीएससी, सेंट्रल गवर्नमेंट की है तो यूपीएससी, यहां तक कि अगर बैंक में क्लर्क भी बनना है, ऑफ कोर्स प्रोबेशनरी ऑफिसर्स या ऑफिसर रैंक के भी एग्जाम्स है बैंकिंग के। लेकिन मुझे क्या बोलना है आपको, आप यू टेक अ नेम ऑफ एनी करियर, आपको कोई ना कोई मोर देन 90% जगह पर आपको कोई ना कोई एग्जाम देना है। और ये मैंने आपके राइट साइड में आपको स्क्रीन पर दिख रही है। और लेफ्ट में क्या किया मैंने आपको, स्कूल लेवल की एग्जाम्स, यंग साइंटिस्ट अवार्ड, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, महाराष्ट्र टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट की एनटीएससी या वन ऑफ द वेरी प्राइवेट पॉपुलर एनएसटीएससी, यूनिफाइड काउंसिल जो कंडक्ट करती है एग्जाम, ये राइट, ब्रेन मैपिंग एकेडमी उनका पब्लिकेशन है, बहुत अच्छी एग्जाम उनकी है, राइट। इसके अलावा बहुत सारे ओलंपियाड्स है। ये एग्जाम्स को अगर हम देंगे, फेस करेंगे, तो नेशनल लेवल के एग्जाम को फेस करने का अच्छा हमारा एक्सपीरियंस आ जाएगा, राइट। अब एग्जाम की जब मैं बात करता हूं तो पेरेंट्स, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस बिफोर आई गो ऑन दैट पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। मैं जानता हूं आप लोग ईगरली वेट कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन सोर्स ऑफ हैप्पीनेस कैसा है, ये समझने के लिए ईगरली वेट कर रहे होंगे आप। लेकिन वो पॉइंट बताने के लिए आपको और 5 से 10 मिनट वेट करना पड़ेगा, राइट। उसके पहले हमने फाउंडेशन कोर्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इनके बीच में एक बहुत बड़ा जंक्शन है, दैट इज द सब्जेक्ट मेंटल एबिलिटी टेस्ट। आई बिलीव मोर देन 70-80% पेरेंट्स आप जानते ही होंगे इस सब्जेक्ट के बारे में। जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल यहां पर सामने रखा है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ये सब्जेक्ट में 2 बहुत बड़े सेक्शन है, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल। एग्जाम्पल नॉन वर्बल का आपके सामने रखा है। मैं वर्बल में मैं आपको बोल सकता हूं 4, 9, 16, भाई ये 3 नंबर के बाद में कौन सा नंबर आएगा। जिनको मालूम नहीं वो परेशान हो जाते हैं, जिनको पता है अरे 4 तो 2 का स्क्वायर है, 9 तो 3 का स्क्वायर है, 16 तो 4 का स्क्वायर है, मतलब अगला नंबर 5 का स्क्वायर आएगा। मतलब आपको वहां पर सोचना है, आपको ऑब्जर्व करना है क्या रिलेशनशिप है वो नंबर्स में, बराबर है। अब ऐसे ही आपके सामने नॉन वर्बल का, ये मैंने बहुत सिंपलेस्ट 5वीं के लेवल का क्वेश्चन रखा है, जस्ट टू मेक यू अवेयर अबाउट दिस सब्जेक्ट। आपको बता दूं हम डीएफसी में क्या करते हैं, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, हर जगह पर भले ही सिलेबस वही रहे लेकिन लेवल को चेंज करते हैं हम लोग, बराबर है। और वो लेवल पर बच्चों का थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होना चाहिए। तो ये ऐसे क्वेश्चंस है कि जहां पर हमको हमारे ब्रेन को कुछ ऐसी आदतें लगेंगी और उन आदतें और स्किल का एक चार्ट मैं आपके सामने भी रखूंगा। प्लीज पेरेंट्स ध्यान से देखना इस चार्ट के पास। ये जो क्वेश्चंस की जो कैटेगरी है, मैंने आपको बोला सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा आपको, वो चारों डायग्राम्स को, तीनों डायग्राम्स को ध्यान से देखना पड़ेगा ना आपको।
तो मतलब अब जब ध्यान से देखेंगे आप और इस पैटर्न पर हजारों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो 6 में कुछ, 7th में कुछ, 8th में कुछ, 9th में कुछ, तो ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप होगी, नंबर 1। नंबर 2, आपको सोचना पड़ेगा कि 3 डायग्राम दिए हैं, नीचे 4 ऑप्शन में से एक ही राइट है, 3 रॉन्ग है, कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है, सोचना पड़ेगा ना आपको, क्या रिश्ता है, मतलब थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होगी। नॉन वर्बल सेक्शन में आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि डायग्राम में रिलेशनशिप जो चौथा आएगा वो कैसे आएगा। जब आप इस पैटर्न प्रैक्टिस करेंगे, इमेजिनेशन पावर डेवलप होगा। एक रॉन्ग, एक राइट क्यों है, 3 राइट 3 रॉन्ग क्यों है, लॉजिक लगाना पड़ेगा। लॉजिक क्यों लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 54 सेकंड्स मिलते हैं, या किसी एग्जाम में 72 सेकंड्स मिलते हैं, तो आप पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला से सॉल्व करके नहीं ला सकते, लॉजिक लगाना पड़ेगा, लॉजिकल अप्रोच डेवलप होगा, और अंत में डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये राइट है और बाकी के रॉन्ग है, ये राइट है और बाकी के रॉन्ग है। और जैसे कि मैंने टाइम मैनेजमेंट स्किल की बात की कि मुझे 54 सेकंड्स में लाना है, 54 सेकंड्स में लाना है, तो टाइम मैनेजमेंट, तो ये सारे स्किल्स, ये सारे ऑब्जर्वेशंस, पेरेंट कैसे है, ये हैबिट्स एंड स्किल, ये हैबिट्स एंड स्किल ऐसे स्किल्स है जो अगर डेवलप हो गए तो आपको लाइफ में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, आप किधर भी जाइए, हर जगह पर इसी पैटर्न पर आपको काम करना है। मैं जानता हूं आईआईटी के एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, वहां मेंटल एबिलिटी नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन का पैटर्न है, वो पैटर्न में अगर आपको सक्सेस मिलाना है तो ये सारे स्किल्स, ये सारे स्किल्स, मैं और एक बार दिखा रहा हूं आपको ये स्किल्स, ये सारे स्किल्स जरूरी है। मैं जानता हूं आपको अगर एमबीबीएस करना है तो वहां तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ही आने वाला है, वहां तो मैथ्स भी नहीं आता है, लेकिन जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स है, जो केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स है, वहां मैथमेटिकल एबिलिटी भी लगती है आपको, ये सारे स्किल्स आपको वहां पर भी लगते हैं। आपको सीए करना है, सीए फाउंडेशन में तो अभी ये सब्जेक्ट ही आ चुका है। आपको यूपीएससी, एमपीएससी करना है, हर जगह पर आप देखिए यूपीएससी, एमपीएससी का तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, राइट। एनडीए में जाना है, आप कोई भी प्रोफेशन की बात करें, आप कोई भी करियर की बात करें, लेट अस कंक्लूड habits and skills required for achieving success, not only in school and competitive exams, but also in life, can be easily developed without snatching the precious childhood। क्योंकि पेरेंट्स, ये सब्जेक्ट पढ़ने में बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है, राइट। ये सब्जेक्ट हर स्टूडेंट ने पढ़ना चाहिए। मेरे पास 7th और 8th के बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, सर आमचा मुलगा खूपच चुळबुळ आहे, वो एक जगह बैठता ही नहीं है, वो पढ़ता ही नहीं है, 15 मिनट में बोलता पढ़ाई हो गई, नहीं तो सर दुख रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम 7th 8th के आगे मेरे पास ऐसे कई पेरेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं सर वो मेंटल एबिलिटी के अलावा कुछ पढ़ता ही नहीं, 2-2 3-3 घंटे पढ़ता है। मैंने कहा पहले सिटिंग कैपेसिटी बढ़ने दीजिए, महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद ये एक बार आदत लग गई ज्यादा देर बैठने की, तो वही आदत फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, यहां तक के सोशल साइंसेस, हमारे पास जो हमारे टीचर्स हैं वो इतना इंटरेस्टिंग तरीके से 10th के एनटीएससी के लिए पढ़ाते हैं। अभी हम 8th और 9th के लिए माइंड मैप्स बना के दे रहे बच्चों को, तो वो सब्जेक्ट की भी अगर बात आती है तो इंटरेस्ट क्रिएट करने का काम हम लोग बच्चों के लिए करते हैं पेरेंट्स, और ये चीज लाइफ में बहुत काम आएगी। अब आई विल मूव टुवर्ड्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मीटिंग विच वी आर कमिटेड टू टॉक अबाउट, राइट। कई लोग जब हम ऐसा वेबिनार के पॉइंट्स में लिखते हैं कि एग्जामिनेशन इज अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड नॉट द स्ट्रेस, तो लोग बोलते हैं पागल हो गया बुड्ढा, बराबर है। लेकिन अगले 7 से 8 मिनट आप बिल्कुल ध्यान देके मेरी हर बात को सुनना। पेरेंट्स,
ये बात भले ही मैं आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं, आई एम जस्ट फेस ऑफ द इंस्टीट्यूट। डीएफसी की संचालिका शीतल काबरा मैडम और पूरे 88 लोग हर कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं, और जो चीज समाज की आवश्यकता है वो सब चीजें मुझे बनाकर देते हैं और मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। सो नाउ लेट अस कम टू दिस पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन इज अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड नॉट द स्ट्रेस। अब उसमें हमने एक वर्ड ऐड कर दिया या एक पॉइंट ऐड कर दिया, अप टू 10 स्टैंडर्ड, क्योंकि आज सबसे पहले वो बच्चों का बचपन हमको छीनना नहीं है। ऑफ कोर्स 10 स्टैंडर्ड के बाद में मार्क्स की रैट रेस है, मैं वहां पर ये क्लेम नहीं करूंगा, लेकिन अगर 6 to 10 तक आपने ये चीज अपने मन में बैठा ली, ये आदत ऐसी डेवलप हो जाएगी कि 11th और 12th पे जो कई लोग बोलते हैं ना स्पर्धा जीव गेनी है, आपको ये स्पर्धा जानलेवा नहीं लगेगी। आपको लाइफ थ्रेट महसूस नहीं करेंगे आप, जानलेवा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए सबसे पहले हमारा जो अप्रोच है एग्जामिनेशन के तरफ, हमारा जो अप्रोच है एग्जाम के तरफ, राइट, वो चेंज करने की आवश्यकता है। राइट, तो वो अप्रोच कैसे चेंज कर सकते हैं हम लोग? बताइए, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मेरा एक सवाल है आपको, चलो, ये एग्जाम्स का पर्पस क्या है जो स्कूल में ली जाती है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस? गो टू द बेसिक्स ऑफ द एग्जामिनेशन। क्या पर्पस था हमारा? कि भाई टीचर्स अच्छे से पढ़ा रहे हैं, हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, हमारे ये पूरे लर्निंग प्रोसेस में, हमारे ये पूरे लर्निंग प्रोसेस में अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई त्रुटि है, तो वी शुड फाइंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जामिनेशन। ये एग्जाम कंडक्ट करने के पीछे बेसिक पर्पस था। सपोज मैं रोड से चल रहा हूं, बराबर है, मैं फोन पे बात करते करते चल रहा हूं, मैं नहीं करता ऐसा, लेकिन कई लोग करते हैं, राइट, बात करते करते चल रहे, आप मैं कोई भी चल रहे, सामने एक गड्ढा है और हमारा ध्यान नहीं, और किसी इंसान ने आपको बोला, अरे अंकल, अरे भैया, वो गड्ढा है, आप गिर जाओगे। तो उन्होंने अच्छा काम किया या गलत काम किया? निश्चित तौर पर अच्छा काम किया। आपका अगर अप्रोच पॉजिटिव है तो एग्जामिनेशन भी यही काम करता है। एक सेंटेंस बोल रहा हूं, वो ध्यान से सुनना, हो सके तो बाद में ये सेंटेंस लिखकर घर में चार्ट बनाना, पर्टिकुलरली 10 स्टैंडर्ड तक तो यूज करना ही करना आपने। थ्रू एग्जामिनेशंस वी कम टू नो व्हाट वी डोंट नो। एग्जाम के द्वारा हमें यह पता चलता है कि हमें क्या पता नहीं है, और ये तो अच्छी चीज है ना, फिर इससे टेंशन क्यों आना चाहिए हमको? हमको ये स्ट्रेस, भाई स्टूडेंट तो स्टूडेंट, पेरेंट्स भी टेंशन में रहते हैं। सर बच्चे की मेरी 4th की फाइनल एग्जाम है, मैं 3 दिन की छुट्टी ली हूं। 4th 5th 6th के पेरेंट्स भी टेंशन में, 9th 10th 11th 12th के तो है, ये भी है। क्यों, काय के लिए? राइट, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली examinations are being wrongly used. Examinations are the part of preparation. Up to 10 standard, they are not for evaluation in the manner which you expect. बराबर है? They are the part of preparation. हमारा प्रॉब्लम क्या है पता है? आज फिर स्ट्रेस क्यों आता है? रिजल्ट आने के बाद पेरेंट्स बच्चे को पूछते, तेरा रैंक कौन सा है, तेरा मार्क्स कितने मिले? उसने बोलने के बाद, सपोज 95, 96, 85, 90, कुछ भी बोलने के बाद, उसको एप्रिशिएट करने के पहले हम उनको क्या पूछते पता है? क्लास का टॉपर कौन है बाबा? तेरे वो फ्रेंड को कितने मिले? मेरे वो फ्रेंड के बच्चे को कितने मिले? वी स्टार्ट कंपेयरिंग विद द अदर्स, राइट, and that give rise to the stress. मुझे बताइए पेरेंट्स, दुनिया में ऐसे कोई 2 इंसान है क्या जिनके थंब इंप्रेशन सेम है क्या? एब्सोल्युटली नहीं है। जितना साइंस मुझे पता है कि इसीलिए हमारे आधार कार्ड का बेस भी थंब इंप्रेशन है, यूनिक, एवरीवन इज यूनिक। भगवान ने
हर किसी को यूनिक बनाया है, बराबर है। ऐसे स्थिति में हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं दूसरों से? बिल्कुल नहीं। सो व्हाट, अब क्या करने से, ये क्या करने से, आई एम कमिंग टू द पॉइंट, क्या करने से एग्जामिनेशन विल बी द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, राइट? मैं बताता हूं आपको, एकदम सिंपल तरीका है। क्या सिंपल तरीका है? एक ए स्टूडेंट है, संडे के दिन उसकी हमने टेस्ट ली, उसको 20 में से 12 मिले, और 20 स्टूडेंट है, उसको 20 में से 20 मिले, राइट? सपोज आपका स्टूडेंट ए है, मैं समझा रहा हूं आपको एग्जांपल के लिए। वाओ बेटा, तेरे को 12 मिले, चल 12 क्वेश्चंस तो तू अच्छे सॉल्व कर पाया, हमको उतना नॉलेज तो मिल गया, इट्स वेरी गुड। कोई बात नहीं बेटा, जो 8 क्वेश्चंस गलत हुए हैं आज कल में, बेटा आप ये 8 क्वेश्चन की तैयारी ऐसे करो, ये 8 क्वेश्चंस की तैयारी ऐसे करो कि हमको अगर ये फाइनल एग्जाम में आते हैं तो हमको वापस हमारी गलती नहीं होना चाहिए। और ऐसा बोलकर वो संडे का बचा हुआ टाइम और मंडे यूज इट फॉर रेक्टिफिकेशन, और आपके बच्चे ने ट्यूसडे को वापस टेस्ट दी, उसको 20 में से 20 मिल गए, बी वाले को 20 में से 20 मिले। कोई फर्क है क्या दोनों बच्चों में? नॉलेज के लेवल के ऊपर ऑफ कोर्स ये एग्जाम के एंगल से कोई फर्क नहीं है। सो व्हाई वी आर गिविंग अनड्यू वेटेज, अनड्यू इंपॉर्टेंस टू दिस एग्जामिनेशन? एग्जाम को टूल बोल को यूज करो कि टू नो व्हाट वी डोंट नो, दैट्स ऑल। Examinations are the part of preparation and we will come to know what we don't know. हाँ, of course आगे के जो पैटर्न पर आपको आपका करियर बनाना है, जहां मार्क्स को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, राइट, वहां पर आप सभी को वो मार्क्स के एंगल से काम करते समय, यस, एक रेक्टिफिकेशन आफ्टर द एग्जामिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेक्टिफिकेशन आफ्टर द एग्जामिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अभी हम थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं, समय होता जा रहा है हमारा। यस, तो हम कुछ चीजें एकेडमिक सेंस में बच्चों के एंगल से थोड़ा कंक्लूड करते हैं। जितना भी मेरा 32 इयर्स का एक्सपीरियंस है, मेरे टीम का आज तक का पिछला जो 2003 से न्यानदीप फाउंडेशन सेंटर का 17 साल का जो एक्सपीरियंस है, वो ये बोलता है कि हमारा एकेडमिक्स में भी अगर परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है तो देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर सेल्फ स्टडी, नंबर 1। नंबर 2, स्टूडेंट्स डोंट नीड सेकंड स्कूल आफ्टर द फर्स्ट। ये पॉइंट मैं थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूंगा आपको। पेरेंट्स, आज क्या हो गया है, ऑलमोस्ट 90% बच्चों के साथ स्थिति क्या है बताता हूं मैं आपको। सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर में 2 या 3 बजे तक बच्चे स्कूल जाते हैं, घर पे आते हैं, हम लोग बिल्कुल बेटा हाथ पैर धो ले, नाश्ता कर लेते हैं, और 4 से 6, 4 से 7, 4 से 6, 4 से 7 वो बच्चे चले जाते हैं ट्यूशन के लिए। वो ट्यूशन में क्या पढ़ाया जाता है? जितना स्कूल में पढ़ाया वही पार्ट ट्यूशन में पढ़ाया जाता है। मैं अधिकतर जगह की बात कर रहा हूं। ये आजकल पेरेंट तो ऐसा इंसिस्ट करते हैं ट्यूशन टीचर को, मैम सर आप है ना स्कूल में जितना होमवर्क दिया वो करवा के ले लीजिए, हमसे नहीं होता है। व्हाट वी आर डूइंग? एक स्कूल के बाद दूसरी स्कूल। अगर बच्चे को पहले स्कूल में अच्छे समझ में आया तो दूसरे स्कूल में टाइम पास करेगा, और दूसरे स्कूल में समझ में आया तो पहले स्कूल में टाइम पास करेगा। अच्छा, उससे भी एक स्टेप आगे जाकर, चूंकि स्कूल को, चूंकि वो ट्यूशन को अपने आप को प्रूव करना है, वो बच्चों को होमवर्क देंगे, बराबर है, क्योंकि भाई इतना होमवर्क करो तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। वो बच्चे घर पे आते हैं बेचारे 6 बजे 7 बजे, फिर होमवर्क कर लेते हैं, 8, साढ़े 8, 9 बज जाते हैं, खाना खाने का टाइम होता है। फिर बच्चे को लगता है आधा एक घंटा तो टीवी देखना चाहिए, मम्मी पापा के साथ थोड़ा खेलना चाहिए। न उसके लिए स्पोर्ट्स का टाइम बचा, न उनके लिए सेल्फ स्टडी का टाइम बचा। उनकी लाइफ मशीन्ड हो गई है, और हमने उनको मशीन बना दिया है पेरेंट्स। तो हमको उन बच्चों के लिए ऐसी एक्टिविटी चाहिए जो स्कूल को सपोर्ट करे, राइट, स्कूल के पढ़ाई के लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट करे, प्लस जो चीज स्कूल के दायरे में नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्कूल के दायरे में नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पैटर्न पर प्रैक्टिस कराना स्कूल के दायरे में नहीं है, वो हमने उनसे कराना चाहिए। ये सोचकर ही हमने हमारा ज्ञानदीप फाउंडेशन सेंटर का कोर्स उसी पैटर्न पर डिजाइन किया कि कम से कम 5 दिन बच्चों को मिले सेल्फ स्टडी के लिए और खेलने के लिए। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर हमको सक्सेस मिलाना है तो कौन कौन से स्टेप्स है जिसको हम फॉलो करना ही चाहिए। पेरेंट्स, अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि आप अगर आज का बोर्ड एग्जाम का पैटर्न देखते हो, राइट, 10th का हो, 12th का हो, कोई भी बोर्ड लीजिए, आप स्टेट बोर्ड लीजिए, सीबीएसई लीजिए, आईसीएसई लीजिए, ये पैटर्न बनाने के पीछे कुछ एक ह्यूमन वैल्यूज को सामने रखकर, बहुत सारी बातों को महत्व देकर हमने वो पैटर्न सामने बनाया। ये पैटर्न कैसा है? सॉल्व एनी 4 आउट ऑफ 6, सॉल्व एनी 2 आउट ऑफ 3। इस पैटर्न का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? बच्चे जब सेल्फ स्टडी करते हैं, अगर उनको एक आधी चीज समझ में नहीं आई तो तुरंत बोलते भगवान करे इस पे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आए, और गलती से आ भी गया तो अपन उसको ऑप्शन में डाल देंगे, बराबर है। और ये आदत कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिक्वायरमेंट्स के 100% विपरीत है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। टेक्स्ट बुक के किसी भी लाइन के किसी भी वर्ड पे से क्वेश्चन आ सकता है, राइट। ये मतलब किताब में दिया हुआ हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और हमने जो समझा नहीं उस पर डाउट्स पूछना चाहिए, राइट। ये सारी बातों को हमने कंपाइल किया। चलो बढ़ते हैं, आपके सामने मैं वो स्लाइड लाता हूं जिस पर सारी स्टेप्स लिखी है। आपको अगर ये बाद में चाहिए तो आप जस्ट हेल्पलाइन नंबर पर हमारे मैसेज कीजिए, इसमें जितनी इंफॉर्मेटिव चीजें हैं हम आपको दे देंगे। सबसे पहले दे शुड अटेंड द लेक्चर्स। टीचर्स ने अच्छे से पढ़ाना चाहिए। टेचर्स बिल्कुल अच्छे से पढ़ाएंगे, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आया क्या, ये मालूम करने के लिए स्टूडेंट शुड रीड फ्रॉम स्कूल टेक्स्ट बुक। दे शुड डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग फ्रॉम रेफरेंस बुक। ये करते समय उनके बाजू में एक नोटबुक होना चाहिए, राइट, जिस पर दे शुड मेक द लिस्ट ऑफ डाउट्स, राइट। डाउट्स की बुक बनाना एक ऐसी आदत है जो आपको भी काम आएगी, बच्चों को भी काम आएगी, लाइफ लॉन्ग वो आदत काम आएगी। हम जिस किसी चीज का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको हमने एनलिस्ट किया तो हम उसके सॉल्यूशंस ढूंढ सकेंगे। टीचर्स से समझा के लेना चाहिए। बच्चों ने फिर बाद में एमसीक्यू सॉल्व करना चाहिए। एमसीक्यूज के डाउट सॉल्व करने के बाद करेक्टिव एक्शन प्लान आना चाहिए। करेक्टिव एक्शन प्लान आने के बाद हमने वो जो करेक्शंस कर कर आगे बढ़ना चाहिए। पेरेंट्स, ये बहुत सारे पैरामीटर्स है, वेरिएबल्स है, इतनी चीजें दिमाग में रखना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसके लिए पूरे इंडिया में अक्रॉस द ग्लोब किसी भी शिक्षण संस्था के पास ऐसी एक एक्टिविटी नहीं है जो डीएफसी रन करना चाहती है, रन कर रही है। ऑफ कोर्स इस एक्टिविटी में अभी तक हमको 60% ही सक्सेस मिला है। सारे पेरेंट्स सारे बच्चों को इतने लोअर क्लास के लेवल पर ये आदत लगाते समय जब तक आप इसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तब तक ये आदत लग नहीं सकती। ये है अकाउंटिंग ऑफ स्टडी। मैंने जितनी भी स्टेप्स आपको बात की थी, इस सारी स्टेप्स को बनाकर हमने एक बहुत अच्छा चार्ट बनाया है। मैं प्रॉमिस करता हूं आपको, आप आपके बच्चे के डिटेल्स, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर भेजिए, आपको ये चार्ट की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को दी जाएंगी। डोंट वरी फॉर दैट दिस चार्ट, राइट। तो ये ऐसा चार्ट है जिसको देखकर आप बच्चों को बहुत हेल्प कर सकते हैं। आपके और बच्चों की रिलेशनशिप और अच्छे से एनहांस हो सकती है, क्योंकि हम नॉर्मली क्या करते हैं बच्चों को, तू पढ़ाई नहीं करता, तेरे मार्क्स ही बहुत कम आते हैं, तू बहुत देर खेलता है, बहुत टाइम पास करता है, हम वेग तरीके से बच्चों को बोलते हैं। बट ये एक ऐसा चार्ट है जिसमें हमने हर चीज को मेजरेबल कर दी। भाई टीचर ने पढ़ाया क्या, आपने रीड किया क्या, स्कूल के बुक से पढ़ा क्या, रेफरेंस बुक से आपने पढ़ा क्या, क्वेश्चन सॉल्व किया क्या, टिक करते जाना है, डेट लिखते जाना है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा आपको। बैट्समैन को अगर स्कोर पता नहीं है कि कितने ओवर बाकी, कितने रन बनाना है, तो बैट्समैन तय कर सकता है क्या मुझे एग्रेसिवली खेलना है या डिफेंसिवली खेलना है? नहीं ना। वैसे ही होता है हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ। पता है 15 दिन पहले बच्चों को पूछो, बच्चे क्या बोलते हैं? बिल्कुल मम्मा चिंता मत कर, मेरी पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी, एग्जाम अच्छे से जाएगी। और एग्जाम के पहले दिन क्या होता, अधिकतर लोग
माँ बहुत टेंशन आ गया, बहुत पढ़ाई बच गई, राइट? इसके लिए क्या सोल्यूशन है इसके लिए सोल्यूशन, सेल्फ स्टडी मॉनिटरिंग चार्ट फॉर पेरेंट्स, अकाउंटिंग ऑफ सेल्फ स्टडी। जो चार्ट मैंने आपको बताया, इसको डिटेल में बताने इतना समय नहीं है अपने पास। ऑलरेडी आई एम टेकिंग 5 to 10 मिनट्स मोर, क्योंकि मेरे कुछ अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बाकी है। हमने 6 से 7 समय दिया था। उम्मीद करता हूं आप मुझे 10 से 15 मिनट और एक्स्ट्रा टाइम देंगे, बिकॉज मेरे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मैं जाने अनजाने में ज्यादा समय ले गया, तो उम्मीद करता हूं अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो डेफिनेटली आप 10 से 15 मिनट और कंटिन्यू कीजिएगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें इतने कॉन्फिडेंटली हम आपके सामने क्यों रख पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स विच वी गॉट बाय यूजिंग दिस एक्टिविटीज। बराबर है? जो रिजल्ट्स डीएफसी को मिले हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टीम वर्क, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फ वेल डिजाइंड कोर्स, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स दैट वी फॉलो। मैं आपके सामने 2 मिनट में, ज्यादा समय नहीं लूंगा, रिजल्ट शेयर करके फिर एफिशिएंट वर्किंग वाले पॉइंट्स पर और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो बच्चों ने फॉलो करने हैं उस पे आऊंगा। आई विल शेयर सम ऑफ द रिजल्ट्स विथ यू, नॉट ऑल, बट एकदम रैपिडली शेयर करूंगा आपको, आपके साथ में। लास्ट एकेडमिक ईयर में नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन एनटीएससी में हमारे 26 बच्चों को, 26 स्टूडेंट्स को नेशनल स्कॉलरशिप अवार्ड मिला। ये नेशनल स्कॉलरशिप अवार्ड जो 26 बच्चों को मिला है, एक नहीं, दो नहीं, कई बच्चों, 26 बच्चों को मिला है। किसी भी शिक्षण संस्था में क्लासरूम प्रोग्राम में पढ़कर ऐसा अवार्ड मिलाने में महाराष्ट्र का ये हाईएस्ट रिजल्ट है। क्लासरूम प्रोग्राम की बात कर रहा हूं मैं। टेस्ट सीरीज, डिस्टेंस लर्निंग के नाम पर कई लोग कई रिजल्ट प्रिंट करते हैं, बट ये हमारे सारे क्लासरूम प्रोग्राम, हमारे क्लासरूम प्रोग्राम के हैं। अभी लेटेस्ट में एक केवीपीवाई का रिजल्ट आया। हमारा एक स्टूडेंट अंशुल काबरा, ही क्वालिफाइड फॉर द एडमिशन टू आईआईएससी विथ ऑल इंडिया रैंक AIR 89, राइट? एमटीएससी, महाराष्ट्र टैलेंट सर्च एग्जामिनेशंस, इतने सारे हमारे स्टेट रैंकर्स है, डिस्ट्रिक्ट रैंकर्स है, राइट? इतना ही नहीं, बोर्ड एग्जामिनेशन 10th सीबीएसई बोर्ड 2019 कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ाई कर कर, फिर याद रखिए मैं आपको बताता हूं, मैकेनिकल तरीके से पढ़ाई करके नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारे पास 10th में हम एनटीएससी का प्रिपरेशन करवाते हैं। मतलब 10th का जो बोर्ड का सिलेबस है वो पूरा कंसेप्चुअली हम बच्चों को पढ़ाते हैं, और प्लस एनटीएससी की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। 90 स्टूडेंट्स scored more than 90% marks, 36 students scored more than 90%, 95% marks। उसी तरह से स्टेट बोर्ड के अंदर 87 बच्चों को अबव 90% मार्क्स, 18 बच्चों को अबव 90%, अबव 90%, 95% मार्क्स। 11th-12th में कई स्टूडेंट्स आईआईटी, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, केवीपीवाई, इवन 2014 में हमारा एक स्टूडेंट यश कुलकर्णी 10th सीबीएसई टॉपर था, राइट? ये सारी बातें जो मैंने आपको अचीवमेंट्स की है, उसमें मैंने आपको बताया कि ये रिजल्ट्स, इस पे मैंने बहुत समय नहीं दिया बिकॉज ये इंफॉर्मेटिव पार्ट है। अब मैं जो बात बता रहा हूं वो बात को आप ध्यान से सुनिए कि ये रिजल्ट्स क्यों मिले और कैसे मिले। क्योंकि सबसे पहले हमारी हेल्पलाइन सिस्टम है। सब लोग बोलते हैं बच्चों को, बेटा समझ में नहीं आया तो आपने हमको पूछना चाहिए, बराबर है? लेकिन पूछते कितने लोग हैं आपको? बराबर है? बड़े मुश्किल से 100 में 1 या 2 स्टूडेंट्स अपनी डिफिकल्टीज पूछते हैं। इस पे हमने सॉल्यूशन निकाला है। क्या सॉल्यूशन निकाला है? हमने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट की है कि आप अपने बच्चों से पूछिए, बेटा आज आपको जो पढ़ाया गया वो समझ में आया क्या? समझा नहीं समझा? समझने के लिए प्लीज आप रीड करें और हमको बताएं क्या नहीं समझा। बच्चे बताते अपने पेरेंट्स को कि पापा हमको सब समझ में आ गया, लेकिन एक्सरसाइज में का 4 नंबर 7 नंबर हम सॉल्व नहीं कर सक रहे। पेरेंट्स हमारे हेल्पलाइन सिस्टम पर एक एसएमएस करते हैं, व्हाट्सएप नहीं, सिंपल एसएमएस, माय चाइल्ड हैव सम प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स। वो एसएमएस आने के बाद हम टीचर्स का फिजिकल पर्सनल टाइम बच्चों को अलॉट करते हैं। वहां बच्चों को पूछना नहीं है, हम सिर्फ इतना इंसिस्ट करते हैं
कि डाउट बुक में आपकी लिस्ट रेडी रखना चाहिए। वो बच्चे अपना डाउट बुक लेके आते हैं और उनमें जितनी भी डाउट्स की लिस्ट है हमारे टीचर्स उनको अच्छे से समझा के देते हैं। अभी तक आज तक ये सिस्टम थी। अब यहां से आगे ये सिस्टम में भी एक इंप्रूवमेंट आ गई कि आज के बाद वो बच्चे को यहां आने की जरूरत ही नहीं डाउट पूछने के लिए। हम ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के मदद से बच्चे का डाउट सॉल्व कर देंगे, स्क्रीन शेयरिंग पर और वीडियो मोड से, अलग अलग तरीके से। हम अलग अलग एप्स का यूज कर रहे हैं जहां पर हम बच्चों की टेस्ट भी लेंगे, हम एप्स पर बच्चों को प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस भी देंगे, वीडियो भी देंगे सॉल्यूशंस के, या जरूरत पड़ने पर 1-to-1 सिखा के भी देंगे। सेल्फ स्टडी चार्ट मैंने आपको बताया, ये अकाउंटिंग है और जो बिजनेस वाले लोग हैं अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंस जानते हैं। अकाउंटिंग शुड बी यूज्ड एज अ टूल। हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो आपका बच्चा अगर बोलता है पापा मेरी पढ़ाई हो गई इस चैप्टर की, बोलो बेटा बहुत अच्छी बात है, चल ये डीएफसी का ऐप खोल, इस चैप्टर की टेस्ट दे दे। आप उनको अपोज मत कीजिए कम पढ़ा ज्यादा पढ़ा। वो टेस्ट देने के बाद आपको इंस्टेंटली वहां रिजल्ट मिल जाता है। अरे बेटा देखो 20 में से 14 मिले यार, चल पढ़ाई हो गई तू बोला, लेकिन एक चीज अपने को एग्जाम देने से अच्छा हुआ, पता चला कि 6 बातें अपने को अभी भी नहीं आ रही, चल इसके सॉल्यूशन भी आ गए, देख ले सॉल्यूशन देख ले, और फिर भी अगर डाउट है तो डीएफसी को एसएमएस कर दे। तो मोबाइल एप्लीकेशन को भी आप एज अ टूल यूज करते हैं। हम लोग सेल्फ कंपटीशन को प्रमोट कर रहे हैं। आज मैं उतना बता नहीं पाऊंगा आपको सेल्फ कंपटीशन के बारे में, क्योंकि उसको अलग से 10 मिनट लग जाएंगे। हम और किसी दिन ऐसे ही लाइव प्रोग्राम में स्पेसिफिकली सेल्फ कंपटीशन पर बात करेंगे। नीड बेस्ड सपोर्ट, अगर किसी बच्चे को 8th के बच्चे को कोई हायर लेवल पढ़ाई करने की इच्छा है और वो अगर डिमांड करता है तो हम उसको भी हेल्प करते हैं, या कोई बच्चे बहुत वीक है तो हम उनका सेपरेट सेशन भी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा बहुत होशियार है तो उसी के पास ध्यान देंगे, आपका बच्चा कमजोर है। आज हर बच्चे सरीके होते हैं, कोई होशियार कोई कमजोर नहीं होता है, बट आप मार्क्स के बेसिस पर एनालाइज करते हैं, वो हम नहीं करेंगे। हम अगर बच्चों का जो डर है वो डर भगाने के लिए हमारे सेपरेट सेशंस उनके लिए हम लोग प्लान करेंगे। तो इस तरह से हम ऑल इन वन ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे नए ऑनलाइन बैचेस 25 ऑफ मई से शुरू होने जा रहे हैं, राइट। 6 से लेकर 9 तक के। अगर आपको करके देखने की इच्छा है तो फर्स्ट 5 days स्टूडेंट्स कैन अटेंड द क्लास विदाउट टेकिंग एडमिशन, विदाउट टेकिंग फीस। हम उसको डेमो नहीं बोलेंगे, बट 5 दिन बिना एडमिशन लिए आप देख सकते हैं। और अगर आपको कंटिन्यू करना है तो 5 दिन में एडमिशन लेकर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट पेरेंट्स। और इससे संबंधित आपको जो भी जानकारी चाहिए हमारे हेल्पलाइन नंबर से मिलेगी। जस्ट आपके रेफरेंस के लिए इतना बता दूं मैं, 25 मई से लेकर तो 20th जून तक एवरी डे 2 hours विल बी टीचिंग एक्सेप्ट संडे, बराबर है। 25 मई से लेकर तो 20 जून तक हर दिन 2 घंटा एक्सेप्ट संडे। और उसके बाद में साल भर मार्च के 2nd वीक तक वीकली 6 hours, 2 दिन 3-3 घंटे या 3 दिन 2-2 घंटे, जो भी ऑप्शंस हमारे आपके लिए अवेलेबल रहेंगे हम आपको बताएंगे, वो ऑप्शन आपको चूज करना है, राइट। तो इस पैटर्न पर हमारा साल भर का कोर्स चलता है। यही पैटर्न पर हम फिजिकल क्लासरूम भी कंडक्ट करते हैं। ऑफ कोर्स जब तक गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शंस अपलिफ्ट नहीं होते ये डिजिटल तरीके से ही चलेगा। गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शंस अपलिफ्ट होने के बाद, कोरोना से मुक्ति मिलने के बाद जालना औरंगाबाद में फिजिकल क्लासरूम्स भी होंगे। और पूरे इंडिया के लिए, पूरे आउट ऑफ इंडिया के ग्लोब के सभी स्टूडेंट्स के लिए साल भर ये बैचेस ऑनलाइन रहेगी, राइट। अब मैं आगे बढ़ता हूं। मेरा जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज रिगार्डिंग एफिशिएंसी, एफिशिएंट वर्किंग। पेरेंट्स 32 इयर्स का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो एक्सपीरियंस मैंने पूरा बटोर कर आपके सामने बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो सबसे पहला हमारा ऑब्जर्वेशन ये है कि हमारे स्टूडेंट्स हो चाहे हम हो, राइट, हम जितना टाइम काम करते हैं और उसके कंपैरिजन में जो हमको आउटपुट मिलता है
वो आउटपुट 90% से ज्यादा लोगों के लिए कम है, राइट। आप प्रैक्टिकली उस आउटपुट को मेजर भी कर सकते हैं। उसके रीजन से कि हमारा बहुत सारा टाइम अनवांटेड चीजें को सोचने में जाता है। आई विल गिव यू बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ स्टूडेंट लाइफ। सपोज आप क्लास में आ गए, 7 बजे आपका पहला लेक्चर है, सर पढ़ा रहे हैं और 15 मिनट बाद पे किसी तो भी पॉइंट को आपने सर ने आपको डांट दिया, राइट। आपको डांटने के बाद होता क्या है, अधिकतर लोगों की फीलिंग ये होती है, मेरी गलती नहीं थी, फिर भी मुझे सर ने क्यों डांटा, मेरा सब दोस्तों के सामने अपमान कर दिया, अभी मान है नहीं फिर भी अपमान कर दिया, हाँ मेरी इज्जत चले गई। अभी कौन सी इज्जत कमा ली आपने जो जाने के लिए। लेकिन हमारी सोच इस पैटर्न पे होती है और वैसा सोचने की वजह से क्या होता है, वो आगे का पूरा लेक्चर, क्लास के अगले 2 लेक्चर्स, वो स्टूडेंट का पढ़ाई में मन लगता नहीं है, राइट। वो पढ़ाई में मन लगता नहीं है, राइट। अब इसके वजह से क्या हो जाता है कि स्टूडेंट्स के जितने कॉन्सेप्ट क्लियर करके मिलना चाहिए थे क्लासरूम से, वो नहीं मिले। घर जाने के बाद फिर जितना पढ़ने में मजा भी नहीं आता क्योंकि समझे वाला बात नहीं है, डाउट्स की लिस्ट बढ़ जाती है। आई बात ध्यान में आप सबके। मैंने एक बहुत अच्छी किताब पढ़ी, लुइस हे नाम के एक ऑथर है, राइट। उनका एक स्टेटमेंट है, एवरीथिंग वी डील विथ इज अ थॉट। आई रिपीट, everything we deal with is a thought and thoughts can be changed. You can heal your life नाम की एक वंडरफुल किताब है। हर स्टूडेंट ने, हर इंसान ने ये किताब पढ़ना ही चाहिए, बराबर है। यू कैन हील योर लाइफ, राइट। ये किताब में स्टेटमेंट पढ़ा मैंने, एवरीथिंग यू डील विथ इज अ थॉट एंड थॉट्स कैन बी चेंज्ड। दूसरा इंस्टेंस, पापा घर पे आए 5 बजे, आपके 4 दोस्त आपके साथ बैठे हैं और आपको पापा ने डांट दिया। अगेन वही वाली फीलिंग, मेरी इंसल्ट हो गई, मेरा अपमान हो गया, बाद में बोल सकते थे मुझे, अभी क्यों बोला। अगेन वो खरगटे ख्यालों का चक्कर और अपना एफिशिएंसी कम हो जाना। इसमें से मुक्ति मिल सकती है कैसे, देखिए एकदम एग्जांपल देता हूं आपको मैं, अच्छा सा स्टूडेंट लाइफ का ही। चलो मान के चलते सर ने आपको डांट दिया, सबसे पहले आप अपने आप को पूछिए, मेरी कोई गलती थी क्या। अगर आंसर आता है हाँ यार ये मेरी गलती थी, बस खुद को इतना समझा दो, ये गलती यार मैं नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं करूंगा। सर डांटते हैं, डांटने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हंसते सब लोग, अच्छी बात है, मेरे वजह से सबकी लाइफ बढ़ गई है, हंसने से तो लाइफ ही बढ़ती है ना, एक पहला पॉइंट। दूसरा, मान के चलो आप श्योर है मेरी गलती नहीं है, राइट। उस वक्त आप ऐसा भी सोच सकते, अरे यार बुड्ढा बीवी से झगड़ा करके आ गया और गुस्सा यहां पर निकाल रहा है। अगर आपने ऐसा सोचा सर के बारे में, या मैडम नवऱ्यासोबत भांडल्या वाटतं और वो गुस्सा अपने पे निकाल रहे हैं, आपने सिर्फ सोचना है, बोलना नहीं है। ऐसा अगर आपने सोचा तो आप दुखी हो जाएंगे क्या, और दुखी नहीं होंगे तो आपका ध्यान क्लास में लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा, 100% लगेगा। तो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, सभी छोटे बड़े, आप अगर क्या सोचते हो, आपकी वो सोच क्या है, आपकी उस चीज के प्रति रिएक्शन क्या है, इस वो तय करती है आप डिस्टर्ब होने वाले हो कि नहीं होने वाले हो। वो रिएक्शन तय करेगी आपकी एफिशिएंसी कम होगी ज्यादा होगी। देखो आप अगर दिन भर नर्वस है, मतलब आप खुश नहीं है, तो आप अच्छा आउटपुट दे ही नहीं सकते हैं। और अगर आपने वैसा सोच लिया, सच्चाई कुछ भी हो, आपने वैसा सोच लिया तो आप दुखी नहीं रहोगे, खुश रहोगे। एंड हैप्पीनेस लीड्स टू सक्सेस। कई लोग बोलते हैं सक्सेस मिलने के बाद मैं खुश होऊंगा, ये अचीवमेंट हो जाएगी तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। दैट आई डोंट बिलीव इन टू इट। आई बिलीव इन टू द थियरी सक्सेस, हैप्पीनेस leads to success, happiness leads to success. So friends, parents, students, teachers, आज हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि वी शुड ट्राई टू बी हैप्पी, और उसके लिए थॉट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। और अगर आप पॉजिटिव थॉट्स चाहते हो, राइट,
तो उसके पहले की भी एक स्टेप है फिटनेस, फिजिकल मेंटल फिटनेस। ये सब मेंटल फिटनेस से जुड़ी हुई बातें हैं। फिजिकल मेंटल फिटनेस लीड्स टू हैप्पीनेस विच लीड्स टू सक्सेस। आपका लाइफ का कोई भी टारगेट रहने दीजिए, चाहे कोरोना को हराने का टारगेट रहो, चाहे लाइफ में आपको जो भी बनना है, जो भी अचीवमेंट्स करना है, आपको प्राप्त करना है, हर जगह पर एक सिंगल फॉर्मूला काम आएगा। फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस लीड्स टू हैप्पीनेस विच फर्दर लीड्स टू सक्सेस, राइट। अगर आप सबको आज यहां बताई हुई बातें सच में अच्छी लगती है तो प्लीज इसको फॉलो कीजिए। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, एक आदत टू यूज नॉलेज, अप्लाई नॉलेज, ये अगर आपने डेवलप कर ली तो आपको इन सब चीजों का बेनिफिट मिलेगा। मैं आपके सामने ज्ञानदीप फाउंडेशन सेंटर का जो हेल्पलाइन नंबर है 922253182727, इस नंबर पर आप टेक्स्ट मैसेज करना, व्हाट्सएप मत करना, आपके बच्चे का नाम, क्लास और आपका ईमेल आईडी टेक्स्ट मैसेज करना। आई रिपीट, व्हाट्सएप मत करना, टेक्स्ट मैसेज करना। एंड वी प्रॉमिस यू कि हम आपके बच्चों का जिस किसी क्लास में है उसके एकेडमिक एक्सेलेंस के लिए कम से कम 1 साल तक आप क्लास लगाए चाहे ना लगाए, एग्जाम्स के अपडेट्स, स्टडी के अच्छे पॉइंट्स, प्लस आप हमारा ज्ञानदीप फाउंडेशन सेंटर का फेसबुक पेज आप लाइक कर सकते हैं। वो पेज को लाइक करने पर आपको हमारे टाइम टू टाइम के जो अपडेट्स है वो सारे मिलते जाएंगे। प्लस आपको अगर ये सच में ऐसा लगता है कि आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और भी बहुत सारे हैं जिन्होंने ये सुनना चाहिए, तो आप ये वीडियो वहां लाइक करके शेयर भी कर सकते हैं। प्लस आपको जो भी किसी चीज का प्रॉब्लम है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। वी विल हेल्प यू टू कम आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम इन मोर देन 99.99% केसेस। आप सब ने अपना अमूल्य समय निकाला। मैंने आपके करीबन 18 मिनट ज्यादा लिए, राइट, लेकिन उम्मीद करता हूं आपको जो मिला उसको अगर आपने यूज किया तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। टीम डीएफसी के तरफ से मैं आपको इतना प्रॉमिस करता हूं कि वी कैन टेक केयर ऑफ ए चाइल्ड अप टू द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ देयर करियर। आप आपके बच्चों का उनके करियर के लिए आप डीएफसी के पूरा भरोसा रख सकते हैं। और डीएफसी के 25 मई से शुरू होने वाले बैचेस में आप आपके बच्चों को ज्वाइन करा सकते हैं। उसके लिए आपके बच्चों के डिटेल्स हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भेजें। आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।